हेलो नमस्ते गुड इवनिंग, क्या हाल चाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका अपना सिट सर एक और धमाकेदार सेशन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर यानी कि शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस की आखिरी क्लास लेकर आ गए हैं। देखिए हम लोग कितनी दूर आ गए हैं दोस्तों। किताब आई नहीं, एनसीईआरटी आई नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद है कि एनसीईआरटी आप लोग की इस हफ्ते आ जानी चाहिए। कल मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जब सीबीएसई थोड़ा सा फ्री होगा उसके बाद वो क्लास 9 के बच्चों के लिए सोशल साइंस के एनसीईआरटी रिलीज करेंगे। लेकिन वो जब भी करे, मैंने तो आपको तब भी कह दिया था कि याद रखिएगा, ये मैं आपको डंके की चोट पे लिख के देना चाहता हूं कि भाई साहब जब एनसीईआरटी रिलीज होगी तो एनसीईआरटी यहां होगी और आप यहां होंगे। तो इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, एक बार सारे बच्चे चैट में बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, कैसे कैसे। हाय हाय मयंक, राघव, श्रेया, खुशी, आर्या, प्रसून, ज्योति, नी, वंशिका, ज्योति, अंशिका, अंजलि, लक्ष्य, प्रेम, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है 25 तारीख से मेरे स्कूल स्टार्ट होंगे। भाई जब भी आपके स्कूल स्टार्ट होंगे अपन तो पहले ही रेडी रहेंगे, चिंता की कोई बात ही नहीं दोस्त। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। आज की क्लास आपकी अभी तक की सबसे छोटी क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हम कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ से मेरा कहने का मतलब है मैं आपको इसमें सबसे पहले ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को प्लेट्यू के बारे में पढ़ाऊंगा। इन तीन चीजों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिजास्टर्स में भी हम कई तरीके के डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें जीएलएफ के बारे में पढ़ना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। इसके अलावा हमें एवलांश के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लैंडस्लाइड्स के बारे में, और इसके अलावा हम लोग डस्ट स्टॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि आज की जो क्लास है उसमें आपको ये मोटा मोटा ये सारी चीजें पढ़नी और आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यही डिसाइड कर लेते हैं कि सर ग्लेशियर क्या होते हैं। मेरी जान, ग्लेशियर की डेफिनेशन समझाने के लिए आपको दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एक यहां पे वर्ड लिखा हुआ है स्नो और एक यहां पे वर्ड लिखा हुआ है आइस। तो अगर आपको स्नो और आइस के बीच में डिफरेंस पता है तो ही आप ये डेफिनेशन समझ पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हिल स्टेशन हम लोग जाते हैं तो वहां पे ऊपर से बर्फ गिरती है। तो जो ऊपर से बर्फ गिरती है, जो स्नो, जो वो फ्लेक्स गिरते हैं व्हाइट कलर के, जिनको तुम्हारी स्किन पर पड़ेगी तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम ऐसे करके उसके सामने खड़े हो सकते हो, उसे स्नो कहा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो आसमान से गिरता है उसे स्नो फ्लेक्स कहा जाता है। व्हाइट कलर के होते हैं, है ना, थोड़े से हल्के होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड आइस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से कम लेकर जाते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे रेफ्रिजरेटर में ऊपर एक सेक्शन होता है जिसे फ्रीजर कहा जाता है, उस फ्रीजर में हम आइस जमाते हैं, हम स्नो नहीं जमाते हैं। क्योंकि अगर स्नो को मैं मान लीजिए हम लोग, आप और हम लोग कहीं घूमने गए, सर आपकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि आप हमें घुमाने ले जाओगे, फिर तुम पर्सनल हुए। मान लेते तुम और मैं कहीं घूमने गए, वहां बढ़िया बर्फ गिर रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। भैया कुछ लड़के थे, उन्होंने क्या करा, बर्फ के ऊपर लेट के ऐसे करके तितली बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग होते हैं स्नोमैन बनाने लगे। मेरे जैसे कुछ खुरापाती लोग होंगे, वो कहेंगे चलो स्नो फाइट, और स्नो की बॉल बना बना के दे धपाधप लगे हुए एक दूसरे के ऊपर। अब जब मैं स्नो की बॉल एक बना के आपकी तरफ मारूंगा तो वो जब स्नो की बॉल आपके चेहरे पे पड़ेगी, आपकी बॉडी पे कहीं भी पड़ेगी, तो आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है। अब तुम मेरे घर आए, तुमने देखा ये क्या है, मैंने कहा फ्रिज कहते हैं इसको। तुमने गेट खोला, बोले ये क्या है, मैंने फ्रीजर कहते हैं इसको। तुमने उसके अंदर से बर्फ निकाली। तुमने कहा अगर स्नो फाइट हो सकती है तो आइस फाइट भी हो सकती है। तुमने बर्फ निकाली और तुमने लगा तुमने मेरे खूना खून कर दिया। तो आइस के बारे में आप जानते हैं कि आइस हार्ड होती है, स्नो हार्ड नहीं होती है। तो यहां पे यही कह रहा है कि जब बहुत सारा स्नोफॉल होता है, जब बहुत सारा स्नोफॉल होता है तो उसके बाद एक इस तरीके की आइस की एक लेयर बन के तैयार होती है, और इसी को कहा जाता है मेरी जान ग्लेशियर। इसी को ग्लेशियर कहा जाता है। अब
अब अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो मैंने आपको यह तो बता दिया कि ग्लेशियर होता क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्लेशियर कितने टाइप का होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्लेशियर की। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, दो तरीके के ग्लेशियर आपके सिलेबस में आ सकते हैं। एक आएगा आपका माउंटेन ग्लेशियर, माउंटेन ग्लेशियर, और वही दूसरे नंबर का आएगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि सर माउंटेन ग्लेशियर क्या होता है और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है। अगर आप माउंटेन ग्लेशियर की बात करें तो यहां पे साफ साफ कहा गया है माउंटेन ग्लेशियर जो होते हैं वो माउंटेन के अराउंड आके जमा होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यहां पे कई सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। यहां पे एक माउंटेन है, यहां पे दूसरा माउंटेन है, यहां पे तीसरा माउंटेन है, ऐसे करके आपको कई सारे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और इन माउंटेन्स के फुट होल पे आपको एक बड़ा सा ग्लेशियर देखने को मिलेगा, और इस तरीके का जो ग्लेशियर होता है इसी को कहा जाता है माउंटेन ग्लेशियर। इसको कहा जाता है माउंटेन ग्लेशियर, जो माउंटेन्स के फुट होल पे जमा होते हैं। अब ये माउंटेन ग्लेशियर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको माउंटेन्स में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यहां पे बताई गई है कि जो ये ग्लेशियर होते हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये तो स्लोप है। यहां पे तो स्लोप पे तो मट्टी नहीं टिकती है, पानी नहीं टिकता है, बर्फ क्या टिकेगी। तो ये जो ग्लेशियर होते हैं ये ग्लेशियर लगातार माउंटेन से नीचे की तरफ सरकते जाते, नीचे की तरफ आते जाते, नीचे की तरफ आते जाते हैं। तो यहां पे साफ साफ कहा गया है कि जो ये वैली है, ये जो माउंटेन्स के बीच की जो ये वैली है, ये ग्लेशियर्स इस वैली से डाउन की तरफ, नीचे की तरफ आते जाते हैं। और यही बात बताई गई है कि मूव डाउन फ्रॉम माउंटेन थ्रू वैलीज, मूव स्लोली बिकॉज वैली स्टॉप देयर स्पीड। अब ये जो माउंटेन ग्लेशियर है ये माउंटेन की वैली से नीचे नीचे करके मूव तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्लोप से, पहाड़ों से जब ये स्लोप से रगड़ते हुए नीचे आ रहे होते हैं तो जो पहाड़ों की स्लोप होती है उसकी फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पे बताया गया है कि जब ये ग्लेशियर पहाड़ों से रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन, पहाड़ों का जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, इन माउंटेन की स्पीड को स्लो करता है। साथ ही साथ जब कोई चीज फ्रिक्शन होता है, जब दो चीजों को आप ऐसे रगड़ते हो तो रगड़ने पर गर्मी पैदा होती है। तो जब ये ग्लेशियर माउंटेन से रगड़ खाते हैं तो इससे गर्मी पैदा होती है, इससे ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ग्लेशियर मेल्ट होते जाते हैं दोस्तों। और जब ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो कई सारी बड़ी बड़ी नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इस तरीके की नदियां जो होती हैं वो इन ग्लेशियर से निकल के आती हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने जस्ट अभी आपको एक बात बताई, और मैंने आपको यह बात बताई कि भाई साहब सबसे पहले ग्लेशियर होता क्या है। मैंने आपको बताया जो आसमान से स्नो गिर रही होती है, जब कई सालों तक स्नो गिरती जाती है, जमा होती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है, तो वो स्नो डिपॉजिट होते 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 कड़क सा एक फॉर्म बना लेती है, एक आइस का स्ट्रक्चर बना लेती है, और उसी को ग्लेशियर कहा जाता है। ग्लेशियर दो तरीके का होता है, एक होता है माउंटेन ग्लेशियर और एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर वो होते हैं जो माउंटेन के फुटहिल्स पे बनते हैं, जो माउंटेन्स की पैरों पे पास बनते हैं। ये जो ग्लेशियर होते हैं ये माउंटेन की वैलीज, जैसे कि आपको पता है ये दो पहाड़ है, इन दो पहाड़ के बीच का जो ये वाला इलाका होता है इसे वैली कहते हैं। ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, दोनों के बीच का जो ये वाला इलाका इसे वैली कहते हैं। तो दो पहाड़ के बीच में जो एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है उसे वैली कहते हैं। तो माउंटेन की वैली पर जो ग्लेशियर बने उसे माउंटेन ग्लेशियर कहते हैं। ये माउंटेन ग्लेशियर क्योंकि वैली पे होते हैं, स्लोप पे होते हैं, तो ये लगातार नीचे की तरफ मूव करते जा रहे होते हैं। और जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ये पहाड़ों से रगड़ खा रहे होते हैं। तो जब ये पहाड़ों से रगड़ खा रहे होते हैं तो एक तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि किसी भी जब दो चीजों को आप घसते हो, जब दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वो गर्म हो जाता है। हम ऐसे हाथ करके ऐसे रखते तो गर्म गर्म फील होता है। उसी तरीके से जब ये ग्लेशियर माउंटेन पर रगड़ खाता है तो ना केवल उसकी स्पीड स्लो होती है, साथ ही साथ फ्रिक्शन के कारण वो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। वो ग्लेशियर इतने मेल्ट हो जाते हैं कि उसमें से इतना सारा पानी निकलता है कि बड़ी बड़ी विशाल नदियां बनती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना हो गई। क्लियर हो गया? मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर करता चलना चाहता हूं कि अगर आप भारत के नक्शे की बात करें, आपको कुछ इस तरीके का भारत का नक्शा देखने को मिलेगा।
आपको कुछ इस तरीके का भारत का नक्शा देखने को मिलेगा। यह आपके सामने भारत का एक छोटा सा मैप है। मैंने ये मैप की एक रील बना के दिखाई थी आप लोग को, अभी तक लगभग 65 लाख लोग वो रील देख चुके हैं। तो ये जरूर सीख लीजिए कि मैप कैसे बनाते हैं। मैप बनाने का बड़ा काम आता है दोस्तों। 9th और 10th क्लास में ज्योग्राफी में आप इस तरीके से मैप बना के दे दोगे ना, तो सामने वाले का दिमाग फट जाएगा, भाई साहब ये क्या हो गया। क्लियर है? तो मैप वैप बनाना सीख लीजिए। कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने आप लोग को एक रील बताई है, अभी तक ऑलरेडी 65 लाख लोग देख चुके हैं, 6.5 मिलियन। तो आपको तो जरूर देखना चाहिए, आपके काम आएगा, 9th-10th के बच्चों के काम आएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास माउंटेन है और ये हमारे पास भारत है। अब भारत के साथ क्या होता है कि आप ये पाएंगे कि आपको यहां पे कई सारे पहाड़ों की रेंज देखने को मिलेगी। यहां पर आपको कई सारे पहाड़ों की रेंज देखने को मिलेगी जिनका नाम होता है हिमालयास। अगेन पहाड़ है, तो पहाड़ की वैली पर ग्लेशियर बनेगा। कौन सा ग्लेशियर बनेगा? माउंटेन ग्लेशियर बनेगा। अब ये जो माउंटेन ग्लेशियर पहाड़ों की वैली पे बन रहा है, ये पहाड़ों की स्लोप होने के कारण लगातार नीचे सरकता जा रहा है। जब ये नीचे सरकता जा रहा है तो पहाड़ की सरफेस से ये रगड़ खाने के कारण इनकी स्पीड तो स्लो हो ही रही है, लेकिन फ्रिक्शन के कारण ये पानी नदी, ये पानी में जनरेट हो रहा है, नदियां बन रही हैं। जिसके कारण आप ये पाएंगे कि आपको यहां से कई सारी नदियां निकलने को मिलेगी। एक यहां पे एक नदी जाती है इंडस नदी, हिमालय से आ रही है। फिर यहां से एक नदी जाती है गंगा नदी। फिर यहां से एक और नदी आएगी यमुना नदी। फिर यहां से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये सारी की सारी नदियां जो आप देख रहे हैं, ये सब माउंटेन ग्लेशियर से आ रही हैं। सारी की सारी नदियां माउंटेन ग्लेशियर से आ रही हैं। ठीक है? कौन कौन सी नदी बताई मैंने आपको? मैंने आपको इंडस रिवर बताया, मैंने आपको यमुना रिवर बताया, मैंने आपको गंगा रिवर बताया और मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर बताया। ये नदियां जो हैं, ये माउंटेन से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन ग्लेशियर का पानी, माउंटेन ग्लेशियर की बर्फ मेल्ट हो रही है और वो पानी दे रही है। लेकिन अगर आप पेनिनसुलर इंडिया में आ जाएं, यानी कि अगर आप नीचे की तरफ आ जाएं, तो यहां पर आपको कई सारी नदियां देखने को मिलेंगी। यहां पे आपको कई सारी नदियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियां होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, कौन कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स होती है मेरी जान? जैसे कि इसको याद रखने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है? तो ये जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, ये रिवर्स जो होती हैं, ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से नहीं हो रही होती हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से इन नदियों में पानी नहीं आता है। इन नदियों का पानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से नहीं आ रहा है। इन नदियों का पानी बारिश के पानी से आ रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में चले जाएं, तो आप ये पाएंगे कि नॉर्दर्न इंडिया की जो नदियां हैं, इन नॉर्दर्न इंडिया की जो नदी हैं, इनका पानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से आ रहा है। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से आ रहा है इन वाली नदियों का पानी। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया ग्लेशियर क्या होते हैं। दो टाइप के ग्लेशियर पढ़ने थे। माउंटेन ग्लेशियर मैंने आपको बताया क्या होता है, कहां से आता है पानी, माउंटेन ग्लेशियर की नदियां कौन सी होती हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो एक बार सारे बालक मुझे चैट में थम्स अप देकर बताइए। ये लीजिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा सीजनल रिवर्स, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है नर्मदा। नर्मदा भी नीचे की तरफ है, नर्मदा का पानी भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं आप कह सकते हो।
डन। चलिए रिजल्ट देख पा रहा हूं 94% बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड है, ये तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आपने शुरुआत में कहा था कि दो तरीके के ग्लेशियर होते हैं, एक होते हैं माउंटेन ग्लेशियर, वो तो आपने सिखा दिया। अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कौन सिखाएगा? भाई सिखाएगा, और कौन सिखाएगा? तो आइए अब अपन बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की बात करें तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो होते हैं वो माउंटेन ग्लेशियर से ज्यादा बड़े होते हैं। माउंटेन ग्लेशियर्स जो होते हैं ना दोस्तों वो छोटे होते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, नाम में लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट के बराबर है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ऐसे करके 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कॉन्टिनेंट के बराबर ये ग्लेशियर्स होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है दे आर वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, इसके अलावा यहां पे बताया गया है कि क्यों ना केवल ये बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्लो भी मूव कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू माउंटेन ग्लेशियर्स। माउंटेन ग्लेशियर तो स्लोप पे है, तो लगातार सरकता जा रहा है, लगातार सरकता जा रहा है, लगातार सरकता जा रहा है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर सरकते नहीं, आप देख सकते हैं कहां है ये स्लोप पे। जहां जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है दूर दूर तक तुमको केवल और केवल बर्फ से ढके जमीन दिखेगी। यह है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया बड़ी बड़ी आइस शीट्स होती हैं, जायंट आइस शीट्स होती हैं, बहुत दूर दूर तक के, मीलों मीलों तक के इलाके को कवर करके रखी होती हैं। ये वाले ग्लेशियर्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? ये वाले ग्लेशियर्स आपको पोलार रीजन में देखने को मिलेंगे। सर ये पोलार रीजन क्या होता है? सर ये पोलार रीजन क्या होता है? मैं बता देता हूं आप लोग को पोलार रीजन क्या होता है। अगर आप दोस्तों हाँ, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे मैंने आपके लिए धरती का एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, धरती के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ये आपको बताते चलना है, 8th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे दोस्तों। मैं जो लाइन बनाता जाऊंगा आपको चैट में लिखते जानी है वाली। ठीक है, धरती के बीचों बीच से एक लाइन जाती है 0 डिग्री पे जिसे कहा जाता है इक्वेटर। ठीक है, बीचों बीच से एक लाइन जाती है। फिर यहां पर होता है दोस्तों नॉर्थ पोल और यहां पर होता है दोस्तों साउथ पोल। 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ से एक लाइन जाती है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बच्चे बता पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे आए इस बार नीव के, मैं सच बता रहा हूं। जितने ऊपर इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उतनी ही नीचे इक्वेटर की एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री साउथ की तरफ एक लाइन जाती है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है सर, फिर इक्वेटर के ऊपर इधर एक लाइन जाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ एक लाइन जाती है जिसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल। और जितने ऊपर आर्कटिक सर्कल होता है उतनी ही अगर आप नीचे चले जाएं, नीचे की तरफ आ जाएं तो आपको देखने को मिलेगा 66.5 डिग्री साउथ की तरफ आपको देखने को मिलेगा एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब सूरज कुछ इस तरीके से धरती इस तरीके से सूरज के चक्कर काटती है कि सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो इस इलाके में होती है। इस इलाके में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूरज एकदम इसके ऊपर होता है। इस इलाके को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन, इस इलाके को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब अगर आप ऊपर जाएं थोड़ा सा, ये वाला इलाका हो गया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल। तो जो ये वाला इलाका होता है यहां पे थोड़ी सी कम गर्मी होती है, इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, लेकिन अगर आप और ऊपर चले जाएं,
यानी कि आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल का इलाका और एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल का इलाका। तो जो ये वाला इलाका है इसको कहा जाता है फ्रिजिड जोन या फिर पोलार जोन। तो ये जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं आपको, वो आपको धरती के इस वाले इलाके में देखने को मिलेंगे और इस वाले इलाके में देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज यहां पे बताई गई है, इससे ज्यादा आप लोगों को कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है? माउंटेन ग्लेशियर माउंटेन की वैली में उसकी स्लोप पर बनते हैं और जिसके कारण स्लोप पर होने के कारण वो लगातार सरकते रहते हैं। सरकते रहने के कारण वो फ्रिक्शन जब होता है तो उनकी बर्फ मेल्ट होती है और उससे बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बड़े होते हैं, स्लोप पे ना होने के कारण ये बहुत धीमे धीमे मूव करते हैं, मूव तो ये भी करते हैं। और यहां पर एक बात ये बताई गई है कि इंडिया वर्ल्ड के पोलार रीजन में आपको ये वाले ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप एंटार्क्टिका चले जाएं या आप ग्रीनलैंड चले जाएं। ठीक है? अगर आपको ये सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार सारे बच्चे चैट में सिड सर ओपी लिख के दिखाइए। सिड सर ओपी लिख के दिखाइए सारे बच्चे। आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग सिड सर ओपी के बाद। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है, घबराने का नहीं। क्लास के बाद आज मैं आप लोग के डाउट पिक करूंगा। ठीक है? चलो आज हम क्या करेंगे, क्लास खत्म करने के बाद बच्चों के डाउट पिक करेंगे, तो आप लोग उससे थ्रू आप लोग आ सकते हैं। ठीक है? कोशिश करते कि आज तुम्हारी वीडियो कॉल हो जाए। क्या बोलते हो? आज मेरी और कोई क्लास नहीं है, तो अगर जल्दी खत्म हो गया ना तो आज चलो वीडियो कॉल करते हैं, कुछ 4-5 बच्चों से बात करें, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की, आपके हालचाल कैसे हैं, जाने भी तो हम भी। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अगले नंबर पे। जिस चीज के बारे में हमें पढ़ना है वो है हमारे दोस्तों माउंटेन्स। ठीक है? अब हम माउंटेन पढ़ेंगे और माउंटेन के बाद हम प्लेट्यू पढ़ेंगे। माउंटेन की डेफिनेशन ये कहती है कि माउंटेन हाई लैंड मास होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लैंड मास होते हैं जो अपनी सराउंडिंग से इनकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक है? अब अगर मान लो पूरा पूरा मैदानी इलाका है तो उसको तो आप प्लेन कह दोगे कि सर ये तो प्लेन है, एकदम मैदानी इलाका है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये मैदानी इलाके के बीच में ये पूरा आसपास का इलाका एकदम फ्लैट था और एकदम से बीचों बीच में कोई ऐसी चीज आ गई, एक ऐसी चीज आ गई जो अपने सराउंडिंग से सबसे ज्यादा ऊंचा है, तो इसको कहा जाता है माउंटेन। इसको कहा जाता है माउंटेन। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो जो अपने सराउंडिंग से ऊंचा हो तो इसको भी तो आप माउंटेन कहोगे? नहीं, इसको कहा जाएगा प्लेट्यू। सर माउंटेन भी अपनी सराउंडिंग से ऊंचा होता है? होता है। सर प्लेट्यू भी अपनी सराउंडिंग से ऊंचा होता है? होता है। बट डिफरेंस यह है कि माउंटेन के पास एक पीक होती है। माउंटेन के पास एक पीक होती है। ठीक है? इसके पास एक पीक होती है, लेकिन प्लेट्यू जो होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है। प्लेट्यू जो होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है। तो अगर आप माउंटेन के ऊपर से पीक हटा दो, माउंटेन के ऊपर से ट्राइंगल काट के हटा दो तो प्लेट्यू बन जाएगा दोस्तों। समझ गए सर? तो माउंटेन इज अ वेरी हाई विद वेरी स्टीप लैंडफॉर्म। स्टीप का मतलब क्या होता है? ऐसी स्लोप, एकदम खड़ी स्लोप होती है माउंटेन में, और ये अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है। माउंटेन का क्लासिफिकेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है माउंटेन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज। आप एज के हिसाब से माउंटेन का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। एक ऐसे माउंटेन होते हैं जो कई हजारों लाखों करोड़ों साल पहले बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है ओल्ड माउंटेन्स। जो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले बने, दे आर कॉल्ड ओल्ड माउंटेन्स। ठीक है? अरावली, आपने नाम सुना होगा अरावली। तो अगर आप अरावली की बात करें, अरावली की बात करें, तो अरावली माउंटेन्स जो हैं वो ओल्ड माउंटेन्स हैं, कई हजारों लाखों साल पहले बने थे। लेकिन कंपैरेटिवली वो माउंटेन जो अभी अभी बने हैं उनको कहा जाता है यंग माउंटेन्स। इनको कहा जाता है यंग माउंटेन्स। और यंग माउंटेन्स का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हिमालयाज।
हिमालयाज यंग हैं, ऑल्दो हिमालय को भी बने हुए बहुत साल हो गए, लेकिन इनके कंपैरिजन में हिमालय यंग होते हैं। तो अगर आप एज मतलब कब बने हैं उसके हिसाब से बात करें तो आप दो तरीके के माउंटेन बना सकते हैं, यंग माउंटेन और ओल्ड माउंटेन। सर दूसरा बताओ ना हमें, आओ दूसरा सुनो। अगर आप दूसरे की बात करें तो यहां पे बता गया है बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन, बने कैसे। तो अगर आप इस हिसाब से बात करें तो माउंटेन तीन तरीके के होते हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन और एक होता है वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, आइए एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों फोल्ड माउंटेन्स के बारे में कि फोल्ड माउंटेन कैसे बना। ठीक है, आओ देखो। तो दोस्तों होता क्या है, ठीक है, दरअसल बात कुछ ऐसी है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक चीज बताई थी। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि आपको यह पता है कि नहीं। मैंने आपको बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। सबसे पहले अर्थ के सबसे अंदर एक चीज होती है जिसे कहा जाता है इनर कोर। फिर इससे थोड़ा सा अगर आप बाहर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा आउटर कोर। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा और अगर आप बाहर जाएं तो आपको देखने को मिलेगा मेंटल, और फिर आप इससे भी और बाहर चले जाएं तो आपको देखने को मिलेगा क्रस्ट। हमने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आपको पढ़ाया था अगर आप भूले ना हो तो अगर आप सबसे अंदर चले जाते हैं, सबसे अंदर आपको देखने को मिलता है इनर कोर। इनर कोर, इससे थोड़ा सा अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आउटर कोर। इससे थोड़ा सा आप और बाहर चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेंटल, और अगर आप बाहर चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्रस्ट। याद आया? याद आया? मैंने आपको बताया था कि मेंटल में, जहां मेंटल खत्म होता है, जहां से कोर स्टार्ट होने वाला होता है, मेंटल की बाहर की तरफ एक लेयर होती है। यहां पर एक लेयर होती है, कोई मुझे इसका नाम बताएगा? एक लेयर होती है सेमी फ्लूइड रॉक्स की। यहां पर एक लेयर होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको हिंट दे देता हूं। पहली बात, ये पार्ट ऑफ मेंटल है, पार्ट ऑफ मेंटल है ये। सबसे पहली हिंट तो मैंने तुमको यही दे दी। दूसरी बात, यहां पे ये सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड, मुझे एक बच्चे का आंसर दिख गया, मैं देख के अनदेखा कर रहा हूं। अरे क्या बात है यार दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम ट्रूली स्पीचलेस। मतलब इतने शानदार बच्चे हैं इस बार के नीव के, इतने शानदार बच्चे, मैं आपको क्या बताऊं। वैसे तो बच्चे हर बार के स्पेशल होते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि मैंने जो पहली क्लास में एक चीज बताई थी आप लोग को अभी तक वो पता है। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, मोरोविचिक के बारे में बोल रहे हैं। मोरोविचिक इज द बाउंड्री, मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड मोरोविचिक डिसकंटिन्यूटी। लेकिन जितने बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बात कर रहे हो एस्थेनोस्फीयर की, उनका कहना बिल्कुल सही है। वेरी गुड यार दोस्तों, हाँ तुमने मेरा दिल बना दिया। अब ये एस्थेनोस्फीयर जो है ये सेमी फ्लूइड होता है, मोल्टन फॉर्म में पत्थर होते हैं, और इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि इसी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट्स ओवर। टेक्टोनिक प्लेट्स किसके ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ऐसे ऐसे करके फ्लोट कर रही होती हैं। कभी कभी ये दो टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट करते 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 एक दूसरे के पास आ जाती हैं। कभी कभी ये दो टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट करते 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 एक दूसरे से दूर चली जाती हैं।
कभी कभी ये दो टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट करते करते एक दूसरे से रगड़ खा जाती हैं। इसी को मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास आ जाती है, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 एक दूसरे से टक्कर खा जाती है, तो इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट। एक दूसरे से टक्कर खा गई, ठीक है। फिर जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट। और तीसरा होता है कि दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म। तो मैंने आपको 3 तरीके की चीजें बताई थी। एक, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आके टकरा जाए। दूसरा, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाए। तीसरा, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाएं। ठीक है सर। जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास आती है, यानी जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टक्कर खाती हैं, तब जाके ये चल क्यों नहीं रहा है? तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं, तब जाके दोस्तों माउंटेन्स बनते हैं। इसी से माउंटेन्स बनते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट से माउंटेन बनते हैं। अब कन्वर्जेंट से माउंटेन कैसे बनते हैं, आओ मैं बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कुछ क्लासेस पहले एक बात बताई थी कि वंस अपॉन अ टाइम, आज से कई हजारों लाखों साल पहले, टू बी प्रिसाइज 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 300 मिलियन साल पहले दुनिया में केवल एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था पेंजिया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 200 मिलियन, यानी कि इसके बाद आप 200 साल, 100 साल आगे बढ़ जाओ, 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें अगर हम, तो ये जो सिंगल जमीन का टुकड़ा था, ये टूट के 2 जमीन के टुकड़े बन गया था। एक टुकड़ा ऊपर गया था और एक टुकड़ा नीचे गया था। ऊपर जो टुकड़ा गया था उसका नाम था यूरेशिया, और जो नीचे जमीन का टुकड़ा था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। फिर आज की अगर हम बात करें, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, तो करंट में आप ये पाएंगे कि एक यहां पे कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका, नीचे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, इधर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, इधर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, इधर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया, इधर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और इधर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। तो हमने आपको यह बताया कि अभी से थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि अगर आप धरती के स्ट्रक्चर की बात करें, तो धरती की यह स्ट्रक्चर होती है, सबसे अंदर इनर कोर होता है, उसके बाहर आउटर कोर होता है, उसके बाहर मेंटल होता है, उसके बाहर क्रस्ट होता है। मेंटल का ही एक पार्ट होता है, मेंटल का ही एक पार्ट होता है जो कि सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड पत्थर होते हैं यहां पे, और इसी सेमी फ्लूइड पत्थरों के ऊपर, ये जो लिक्विड फॉर्म में पत्थर है, इन्हीं के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट कर रही होती हैं। अब क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, तो कभी ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती हैं, कन्वर्जेंट, कभी एक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, डाइवर्जेंट, कभी ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से रगड़ खा जाती है, ट्रांसफॉर्म। लेकिन जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकरा जाती है, यानी कन्वर्जेंट जो होता है, तब इसी से माउंटेन बनता है। कैसे बनता है, मैं आपको यह बताने के लिए मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से टेक्टोनिक प्लेट ये जो एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, आज से हजारों 300 मिलियन साल पहले एक हुआ करती थी, फिर टूट के 2 बनी, फिर टूट के 7 बनी। अब ये टेक्टोनिक प्लेट टूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती है, लेकिन अलग अलग होने के बाद एक दूसरे से या तो मूव होंगी, या तो पास आएंगी, या तो कन्वर्ज होंगी, या तो डाइवर्ज होंगी, या तो ट्रांसफॉर्म होंगी। तो जब ये वाली टेक्टोनिक प्लेट, ये जब इंडिया के साइड की जो टेक्टोनिक प्लेट है, ये जब यूरेशिया की साइड से जाके टकराई, मान लेते ये इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट है जो पहले गोंडवाना लैंड के पास थी, और इंडिया गोंडवाना लैंड से टूटा, टुटुक,
और टूट के धीमे धीमे यूरेशिया की तरफ जा रहा है, टूट के धीमे धीमे यूरेशिया की तरफ जा रहा है। अब ये इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट के पास जाके टकराएगी तो क्या होगा, मैं बताता हूं क्या होगा। मान लेते हैं कि ये इंडिया की प्लेट है और मान लेते हैं कि ये यूरेशिया की प्लेट है, और जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से जाके टकराएगी तो टकराने के बाद जमीन के अंदर से बड़ा सा मिट्टी का ढेर निकल के आएगा। आज तुम अगर गद्दे पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, गद्दे के ऊपर दोनों हाथ रखो और दोनों हाथ को एक दूसरे के पास लेकर आओ, तो जब दोनों हाथ एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो तुम देखोगे चादर का थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारे दोनों हाथ के बीच में होगा, एक पहाड़ जैसा बन जाएगा। उसी तरीके से जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके जब दोनों टकराएंगी तो जमीन के दोनों के टकराने पर बीचों बीच से पहाड़ निकल के आएगा मिट्टी का, और इस तरीके के जो पहाड़ निकल के आते हैं उन्हीं को कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। आप देखो ना, ये पेपर का टुकड़ा था, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट जब दोनों एक दूसरे से आके टकराई तो ये फोल्ड हो गया, तो ये जो बन के आया इसका नाम है फोल्ड माउंटेन। अब समझ में आया कि ये फोल्ड माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया कि सर फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं, तो एक बार सारे बालक मुझे जरा थम्स अप देकर बताइए, मुझे एक बार सारे बालक थम्स अप देके बताइए अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, एल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है, एपोलेशियन एक फोल्ड माउंटेन है, यूरल माउंटेन्स एक फोल्ड माउंटेन है। ये जो मैंने आपको बताया कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, अगर ये समझ में आया तो बस सारे बच्चे थम्स अप देकर बताओ। रिजल्ट देख पा रहा हूं मैं, 93% बच्चों को समझ में आ गया। बहुत डिफिकल्ट चीज थी लेकिन तुमने सीख ली, तुमने सीख लिया कि सर फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते, तुमने बहुत बड़ा काम सीख लिया कि सर फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते, पूरी चीज तुमने सीख ली। चलो, अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पहले फोल्ड माउंटेन्स पढ़ाऊंगा, डन। अब फोल्ड माउंटेन्स पढ़ने के बाद जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन के बारे में सिंपल सा कह रहा है, फॉर्म्ड व्हेन लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड ब्रेक एंड मूव वर्टिकली ड्यू टू फॉल्टिंग। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब रॉक्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स पत्थर हो या टेक्टोनिक प्लेट हो, जब ये बेंड हो जाते हैं, बेंड टूटने की जगह बेंड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं फोल्ड। लेकिन जब रॉक या टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से जब ये टकरा रही हैं तो टकराने के बाद अगर ये बेंड होने की जगह अगर ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो होता है फॉल्ट। ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, व्हाट इज फोल्ड एंड फॉल्ट। तो अगर कोई पत्थर है जिसको दबाने पर वो फोल्ड हो रहा है तो वो तो फोल्ड कहलाएगा, बेंड हो रहा है तो वो फोल्ड कहलाएगा। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा पत्थर है जिसको दबाया तो वो बीच से ब्रेक हो जाए तो उसे कहा जाएगा फॉल्ट। फॉल्ट के बारे में यही बताया गया है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास आ रही होती हैं या एक दूसरे से रगड़ खा रही होती हैं तो एक टेक्टोनिक प्लेट टूट के दूसरे वाले के ऊपर चढ़ जाती है। फिर से सुनिएगा, जब दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, एक दूसरे से रगड़ खा रही होती हैं, तो एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और इसी को कहा जाता है दोस्तों फॉल्टिंग। आप यहां पे देख सकते हो कि ये है प्लेट नंबर 1, ये है देख सकते हैं अगली प्लेट, ये वाली प्लेट इस वाली प्लेट के ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, राइन वैली हो गया, जर्मनी साइड मिलेगी आपको, इसके अलावा वोस्गेज माउंटेन हो गया। इतने सारे तुमको याद ना भी करो तो चल जाएगा। ठीक है, हमने फोल्ड माउंटेन पढ़े, हमने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े। अब हमें पढ़ना है दोस्तों वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड लावा डिपोजिशन। मैं आपको पहले भी एक चीज सिखा चुका हूं दोस्तों, यह है धरती,
ठीक है, यह है धरती, धरती मेरी मां है। और अगर आप धरती की बात करें तो धरती के अंदर आपको कई सारा पत्थर देखने को मिलेगा, कई सारा आपको पत्थर देखने को मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। इसको कहा जाता है मैग्मा। मैग्मा। कई बार यही मैग्मा जो होता है वो धरती से बाहर निकल के आ जाता है। कई बार यही मैग्मा जो होता है वो धरती से बाहर निकल के आ जाता है। और जब यही मैग्मा धरती से बाहर निकल के आ जाता है वोल्केनो के रूप में, तो इसी को हम कहते हैं लावा। तो जब तक वो धरती के अंदर है, जब तक वो धरती के अंदर है उसको मैग्मा कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो धरती से बाहर निकल गया वोल्केनो से, उसको लावा कहेंगे। तो ऐसे पहाड़, ये पहाड़ ही तो है और क्या है, ये भी तो पहाड़ है, क्योंकि ये सराउंडिंग से ऊंचा है और हर वो चीज जो सराउंडिंग से ऊंची होती है उसे पहाड़ कहते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें से वोल्केनो फट रही है, इसमें से लावा निकल रही है, इसलिए इसको वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो और माउंट फूजी। इसी के साथ दोस्तों तुम्हारा माउंटेन समाप्त होता है। माउंटेन समझ में आया तो एक बार सारे बच्चे मजा आ गया लिखो, एक बार सारे बच्चे मजा आ गया लिखो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। फिर हम प्लेट्यू पे जाएंगे। हाय देव। बहुत बढ़िया। यहां मैं ज्यादा गोरा लग रहा हूं दोस्तों, आज पता चल गया तुम्हारे सर यहां गोरे लग रहे हैं। वेरी गुड। अगली बार प्रोफाइल पिक्चर फोटो खिंचवानी होगी तो यहीं आके खिंचवाएंगे, यहां गोरे लगते हैं हम, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा मजा नहीं आया, बोर हो रहे हैं। अब हम तुमको नाच के भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, ताकि तुम्हारी बोरियत दूर हो जाए। बढ़िया है। चलो भाई प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। प्लेट्यू और माउंटेन में डिफरेंस मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि जो माउंटेन होता है वो ऊपर से पॉइंटेड होता है, माउंटेन के पास एक पीक होती है, माउंटेन के पास एक पीक होती है। लेकिन जो प्लेट्यू होता है मेरी जान, प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होता है, प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होता है, उसके पास पीक नहीं होती है, ठीक है। प्लेट्यू को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो प्लेट्यू होता है वो टेबल टॉप होता है। जैसे आपके घर में टेबल होती है, आपके घर में टेबल होती होगी, डाइनिंग टेबल हो गई है ना, ड्रेसिंग टेबल हो गई, तो जो टेबल होती है ऊपर से फ्लैट होती है। सेम प्लेट्यू भी ऊपर से फ्लैट होता है। प्लेट्यू के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेट्यू की बहुत बड़ी खासियत यह है कि प्लेट्यू में, आप लोगों ने प्लेट्यू के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, कभी शायद देखा भी ना होगा, लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं इसमें आपको कई सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीजें जो धरती के अंदर से निकलती हैं। जैसे बॉक्साइट एक मिनरल है, क्योंकि बॉक्साइट के अंदर से ही एल्यूमिनियम निकाला जाता है। हेमेटाइट एक मिनरल है, क्योंकि हेमेटाइट के अंदर से ही आयरन निकाला जाता है। तो मट्टी के अंदर से वो चीज जिससे कोई वैल्यूएबल सब्सटेंस निकले, कोई मेटल निकले, कोई स्टोन निकले काम का, उसे मिनरल कहते हैं। और ये सारे के सारे मिनरल आपको प्लेट्यू में देखने को मिलेंगे। प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है भारत का डेक्कन प्लेट्यू वाला कौन सा इलाका है? इंडिया का जो ये वाला इलाका है इसे कहते हैं डेक्कन, इसे कहते हैं डेक्कन। ठीक है, तो साउथ इंडिया में चले जाइए तो ये वाला जो बीचों बीच का जो इलाका है इसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वाले इलाके को छोड़ देना जिसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट, इस वाले इलाके को छोड़ देना, इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू। तो यह एक प्लेट्यू का एग्जांपल है। अगर आप इंडिया के ऊपर चले जाएं, इंडिया से ऊपर चले जाएं मतलब जहां चाइना स्टार्ट हो जाता है, वहां पर भी एक प्लेट्यू है जिसे कहते हैं तिब्बतियन प्लेट्यू। इसे रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यहां से एमसीक्यू आ जाता है कि बताइए किस प्लेट्यू को रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तिब्बतियन प्लेट्यू को रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, इससे ज्यादा ऊंचाई पर कुछ भी नहीं है। ऑल्दो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इससे भी ज्यादा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर रह थोड़ी रहे,
लेकिन तिब्बतियन प्लेट्यू पे तिब्बत के लोग रहते हैं। ठीक है, चलो सर प्लेट्यू भी आपने सिखा दिया। अब आ जाते हम लोग प्लेन पे। ठीक, प्लेन जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ा बड़ा फ्लैट एरिया, मैदानी इलाका, दूर दूर तक मैदान है, दौड़ लगा दो, गाड़ी चला दो, कोई दिक्कत नहीं, उसे प्लेन कहते हैं। प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन की अलग इंपॉर्टेंस है। फ्लैट होने के कारण प्लेन पे लोग रहना पसंद करते हैं। भाई फ्लैट इलाका होगा तो आना जाना, सामान लेकर आना, सामान लेकर जाना आसान हो जाएगा। पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, प्लेट्यू पे चढ़ना मुश्किल है। प्लेन पर खेती करना आसान होता है, प्लेन पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगाना आसान होता है। तो प्लेन पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है एज कंपेयर टू माउंटेन एंड प्लेट्यूज, पहली बात, क्योंकि फ्लैट इलाका है। साथ ही साथ ये जो प्लेन इलाका होता है, माउंटेन से आने वाली नदियां जो होती हैं वो इस प्लेन इलाके में आके मट्टी जमा करती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि माउंटेन से आने वाली, माउंटेन वाली रिवर जो होती है, माउंटेन रिवर जो होती हैं, माउंटेन से आने वाली नदियां जो होती हैं वो अपने साथ सॉइल लेकर आती हैं, और ये सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, इस पे तुम कुछ भी उगा सकते हो। और ये जो फर्टाइल सॉइल होती है जो माउंटेन से आ रही होती है, ये आके प्लेन में ये अपनी जमीन मिट्टी को जमा कर देती है। इसलिए प्लेन में कोई भी चीज उगाना, इसलिए प्लेन में कोई भी चीज का एग्रीकल्चर करना आसान हो जाता है, इसीलिए एग्रीकल्चर जो होता है वो इजी हो जाता है। क्लियर हो गया? इंडिया में कहां कहां देखने को मिलेंगे? जहां से गंगा नदी जाती है वो एक प्लेन का एग्जांपल है। इसके अलावा नॉर्थ चाइना और नाइल वैली के आसपास भी आपको प्लेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने तीनों लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन और ग्लेशियर, चार पढ़ लिए हम लोगों ने। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको चार पढ़ाऊंगा। ये देखिए, माउंटेन, प्लेट्यू, एक चीज और मुझे बतानी थी और वो था प्लेन। तो अगर आपको ये चारों समझ में आ गए डिटेल में, तो एक बार सारे बच्चे लिखो चैट में ढाकी टिकी, ढाकी टिकी। वेरी गुड, प्रसाद ने बिल्कुल सही कहा है, प्लेन्स आर फर्टाइल। वेरी गुड प्रसाद, ये चारों हमने लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए। चलिए, ढाकी टिकी आ गए दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने प्लेन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। आइए क्वेश्चन की मदद से प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बताइए इसका सही जवाब क्या होता है। इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब बताइए दोस्तों। आखिरी 5 सेकंड दोस्तों। चलिए, विच टाइप ऑफ ग्लेशियर इज फाउंड ऑन माउंटेन। मैंने आपको बताया था दो तरीके के ग्लेशियर होते हैं। माउंटेन पर पाए जाने वाला ग्लेशियर माउंटेन ग्लेशियर होता है। जितने बच्चों ने इसका जवाब सी लिखा है उनका जवाब सही है। 83% बच्चों ने सही जवाब लिखा है। मुझे नहीं पता इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलत क्यों कर दिया। बेटा इससे सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आएगा 9th क्लास में यार। राजा बेटा, माउंटेन पे जो ग्लेशियर होगा उसका नाम माउंटेन ग्लेशियर तो होगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माउंटेन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। पहाड़ों को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? क्लाइमेट ओनली, सॉइल टाइप ओनली, पॉपुलेशन, एज एंड मोड ऑफ पॉपुलेशन। बताइए, फॉर्मेशन बताइए, ये वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा?
इजी क्वेश्चन है, आखिरी 5 सेकंड बचे हैं आपके पास। चलिए, मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स दो तरीके के होते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एज बना सकते हो, यंग एंड ओल्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप एज बात कर रहे हो तो दो तरीके के माउंटेन होते हैं, यंग और फोल्ड। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। अगर दो पहाड़ एक दूसरे से टकरा जाएं और बीच से बड़ा सा फोल्ड हो जाए, फोल्ड माउंटेन। अगर दो पहाड़, दो टेक्टोनिक प्लेट टकरा रहे हैं और पत्थर टूट जाए और एक के ऊपर एक चढ़ जाए, ब्लॉक माउंटेन। अगर उसके अंदर से वॉल्केनो निकल रहा है, वॉल्केनिक माउंटेन। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी। जितने बच्चों ने इसका जवाब डी दिया है उनका जवाब सही है। 83.53% बच्चों ने सही जवाब दिया है। लीडर बोर्ड देख सकते हैं आप, आराध्या टॉप पर है। वाह क्या बात है, वाह आराध्या, वाह। आराध्या ने धूल चटा दी सबको। नहीं, आराध्या 4th पे, सॉरी मेरे को लीडर बोर्ड देखना नहीं आ रहा। आयुष टॉप पे, वाह आयुष, धूल चटा दी तुमने सबको। सेकंड नंबर पे इंजमामुल हक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। चिरंतन हलखेद, अगर गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं दोस्तों माफ कर देना, है ना, गुस्सा नहीं करना। आराध्या 3rd है, 4th है। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगले नंबर पे अब आ जाते हैं हम नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। ठीक है, अब हमें 3-4 डिजास्टर्स पढ़ने और आपका गेम खत्म है। सर गेम क्यों खत्म कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुन ले मेरी जान। बात कुछ ऐसी है कि इस बार की एनसीईआरटी बाकी एनसीईआरटी से कैसे डिफरेंट है, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं। ठीक है, पिछले बार की एनसीईआरटी रॉट लर्निंग को प्रमोट करती थी। एक कॉन्सेप्ट होता था, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, वो सिखाते थे और खत्म कर देते थे। इस बार की एनसीईआरटी अर्थक्वेक के बारे में पूरा बताएगी आपको। अर्थक्वेक आ जाए तो कैसे बचना है वो तक बताएगी आपको। ऑल्दो आपको बोरिंग लगेगा, आप बोलोगे सर जब अर्थक्वेक आएगा तो मैं धोती उठा के भागेगा सर, ये मेरे को किताबें याद नहीं रहेंगी, लेकिन वो ये भी तुम्हें सिखाएगा एनसीईआरटी के अंदर। आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अर्थक्वेक की। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, और मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि जो एस्थीनोस्फीयर होता है, इस एस्थीनोस्फीयर के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, एस्थीनोस्फीयर के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट करती हैं। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट कर रही होती हैं तो कई बार ये टकरा जाती हैं, दूर हो जाती हैं, रगड़ खा जाती हैं। और यही बात ये कह रहा है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं तो तुम जब इन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खड़े हो गए, ये तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे हिलेगी तो तुम बोलोगे अरे अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हैं और एकदम से जब ये टेक्टोनिक प्लेट मूव कर जाती हैं तो इनके सडन मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट से आपको लगेगा कि अर्थक्वेक आया है। ठीक है सर, अब अर्थक्वेक के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अर्थक्वेक धरती के अंदर से शुरू होता है, और अर्थक्वेक धरती के अंदर जहां से शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक धरती के अंदर जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अब फोकस से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, और जैसे ही फोकस से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तो फोकस से वेव्स निकलती हैं। ठीक है, तो ये फोकस है धरती के अंदर जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, और जहां तुम्हें और फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जहां पे तुम्हें अर्थक्वेक फील होगा उस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। ये फोकस है जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, और इस फोकस के जस्ट ऊपर धरती के सरफेस पे जो पॉइंट है, इस फोकस के जस्ट ऊपर धरती के सरफेस पे जो पॉइंट है, इस फोकस के जस्ट ऊपर धरती के सरफेस पे जो पॉइंट है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। सर कैसी बातें कर रहे हो? अगर अर्थक्वेक यहां से चालू हुआ है तो जरूरी थोड़ी कि केवल यहीं फील होगा, नहीं, यहां भी फील होगा, यहां भी फील होगा, यहां भी फील होगा, यहां भी फील होगा। लेकिन अर्थक्वेक सबसे एक्सट्रीम फील होगा इसके जस्ट ऊपर, इसलिए इस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर। तो जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ उसे फोकस कहा जाता है, और फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है सर, फोकस एपिसेंटर, फोकस एपिसेंटर, फोकस एपिसेंटर। अब
फोकस से लगातार वाइब्रेशन वाली वेव्स निकलती हैं और इन वेव्स को कहा जाता है सिज्मिक वेव्स। अब सिज्मिक वेव्स जो होती हैं वो फोकस से निकलती हैं और ये सिज्मिक वेव्स बाहर की तरफ जाती हैं। अगर ये सिज्मिक वेव इतनी पावरफुल है कि ये सिज्मिक वेव अर्थ की सरफेस तक पहुंच गई तो तुमको अर्थक्वेक फील होगा। लेकिन अगर ये सिज्मिक वेव फोकस से निकली लेकिन इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो अर्थ की सरफेस तक पहुंची तो तुम्हें अर्थक्वेक फील ही नहीं होगा। ऑन एन एवरेज धरती के अंदर हर साल 10 लाख ऐसी सिज्मिक वेव्स निकलती हैं फोकस से। 10 लाख। उसमें से मात्र 24 सिज्मिक वेव्स ऐसी होती हैं जो ऊपर एपिसेंटर तक पहुंच पाती हैं। समझे मैंने क्या बताया आपको? फोकस धरती के अंदर का पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। फोकस के जस्ट ऊपर का पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपिसेंटर। फोकस से वेव्स निकलती हैं वाइब्रेशन वाली जिन्हें सिज्मिक वेव्स कहते हैं और ये जो सिज्मिक वेव्स होती हैं बाहर तक आती हैं। अगर ये सिज्मिक वेव ऊपर एपिसेंटर तक पहुंच गई तो तुम्हें अर्थक्वेक फील होगा। लेकिन ज्यादातर ये सिज्मिक वेव फोकस से निकलती तो है, फोकस नहीं फोकस, लेकिन ये एपिसेंटर तक भी नहीं पहुंच पाती है। मैंने आपको बताया ना हर साल धरती पर 10 लाख अर्थक्वेक आते हैं, यानी 10 लाख बाद फोकस से सिज्मिक वेव्स निकलती हैं, लेकिन अराउंड 24 के आसपास ऐसी होती हैं जो ऊपर एपिसेंटर तक पहुंच पाती हैं। सिज्मिक वेव 3 तरीके की होती हैं। सबसे ऊपर आता है प्राइमरी वेव्स, सेकंड नंबर पे आता है सेकेंडरी वेव और थर्ड नंबर पे आता है सरफेस वेव्स। ठीक है, अब मैं यहां से बहुत डिटेल में जा सकता हूं लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी इतना डिटेल में जाएगी। अगर एनसीईआरटी और डिटेल में चली जाएगी तो चलो अपन तब उस दिन बात करेंगे, लेकिन यहां भी के लिए बस इतना जान के छोड़ दो कि सिज्मिक वेव 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस। ठीक है, बस अभी इतना जान के छोड़ दो। तो अब सर आपने अभी तक बताया कि धरती के अंदर जहां